दोस्तों कॉलेज फ्रेंड्स का एक अल्टीमेट गोल होता है दोस्तों के साथ गोवा जाना, लेकिन वो प्लान सिर्फ प्लान ही रह जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम गोवा ट्रिप से भी बेटर प्लानिंग करना सीखेंगे और वो प्लानिंग है फाइनेंशियल प्लानिंग करना। दोस्तों भरोसा रखिए ये वीडियो बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। इसको मैं बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल रखूंगा, जिससे कि अगर आपको कुछ भी पता नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, तब भी आप इस वीडियो के अंदर बताई गई सारी स्ट्रेटेजी को समझ सकेंगे और अपना खुद का प्लान बना पाएंगे। आज फाइनेंशियल प्लानिंग का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि आपकी आज की इनकम और एक्सपेंसेस के आधार पर आपके फ्यूचर को बेहतर करना, जिससे कि आपको पैसे की दिक्कत कभी ना आए और आपके जीवन के सारे इंपॉर्टेंट कामों के लिए आपके पास पैसे हो। दोस्तों ऑथर अपने दोस्त के साथ बात कर रहे थे, तभी ऑथर ने अपने दोस्त को कहा कि मैं अभी इस आइडिया पर काम कर रहा हूँ जहाँ पर मैं एक ऐसी किताब लिखूं जिससे कि हर एक व्यक्ति, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो भी अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। ऑथर के दोस्त ने इस पर कहा कि ऐसी बुक तो मैं सबसे पहले खरीदूंगा। उनका नाम था डैन हीट और दोस्तों वो भी कंफ्यूज थे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। दोस्तों अक्सर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और काफी ज्यादा बोरिंग भी है। जैसे ऑथर ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर कुछ ऐसे फाइनेंशियल गोल्स पहले बनाए। नंबर 1, रिटायरमेंट अकाउंट में हर साल पैसे दोनों मिलकर डालेंगे। नंबर 2, बच्चों की एजुकेशन के लिए हर साल पैसे इन्वेस्ट करेंगे। नंबर 3, खुद के घर के लिए पैसे सेव करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके की सिंपल गोल्स के लिए भी आप सिंपल फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। हमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है और हमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं करना है। और दोस्तों क्योंकि आज के जमाने में इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, जिससे कि हम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चूज करें। और दोस्तों जितने ज्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप उतने ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों एक बार ऑथर का डॉग ज़ीक वेकेशंस पर निकलने से पहले ही बीमार हो गया। उस दिन ऑलरेडी ऑथर बहुत ज्यादा बिजी थे, उनका बहुत ज्यादा काम पेंडिंग था। उन्हें अपने बच्चों को शॉपिंग करवानी थी, वेकेशंस के लिए पैकिंग करना था और अपने डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी करना था और ऊपर से अपने डॉग को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना था। तो ऑथर ने सोचा कि मैं सबसे पहले ज़ीक को डॉक्टर के पास छोड़ आता हूँ, जिससे कि वो सारे टेस्ट कर सके और उतनी देर में मैं अपने सारे कामों को निपटा सकूं। जब 3-4 घंटे के बाद ऑथर अपने डॉग को लेने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि सारे टेस्ट तो हो चुके हैं, अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रीटमेंट करना है। ऑथर क्योंकि ऑलरेडी उनको बहुत सारा काम था, उन्होंने कहा कि आपको जो भी ठीक लगे आप कर दीजिए मैडम। आप ये समझिए कि अगर ये डॉग आपका होता तो आप कौन सा ट्रीटमेंट करना पसंद करती। पर फिर भी डॉक्टर एक एक करके ऑप्शंस को बताने लगी। ऑथर ने कहा कि मैडम प्लीज देखिए, मुझे इन ट्रीटमेंट्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। लेकिन तब भी डॉक्टर ऑप्शन शेयर करने लगी। तब ऑथर ने चिल्लाकर कहा कि आपको एक बात समझ में नहीं आती, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि आप क्या बोल रही हैं। प्लीज आपको जो भी ठीक लगे वो ट्रीटमेंट आप कर दीजिए। तो दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग भी उसी डॉक्टर की तरह होती है। डिफरेंट बुक्स, वेबसाइट, इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग ऑप्शन शेयर करते हैं, जिससे कि हमें और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो दोस्तों इस बुक के अंदर यही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग को जितना ज्यादा हो सके उतना सिंपल करना है और इसको जितना ज्यादा हो सके इजी बनाना है और पर्सनलाइज बनाना है। यानी कि आपके गोल्स, आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी इनकम के ऊपर वो होना चाहिए। पार्ट 1 ऑफ द बुक डिस्कवरी। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अभी करंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और आपको फ्यूचर में कैसा फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करना है। ऐसा करने से हमें पता लग जाएगा कि जो अभी के हमारे एक्शंस है वो हमारे फ्यूचर के लिए सही है या फिर नहीं। तो फाइनेंशियल नॉलेज का सबसे पहला स्टेप है व्हाई मनी इज इम्पोर्टेंट टू यू, यानी कि पैसे क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ज्यादातर क्लाइंट्स का यही आंसर होता है जब भी ऑथर उनसे सवाल पूछते हैं। नंबर 1, मुझे फ्रीडम चाहिए, जिससे कि मैं वो सारी चीजें खरीद सकूं जिसकी मुझे जरूरत है और जिनके मैं शौक रखता हूँ। नंबर 2, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जिससे कि मैं अपने काम से ब्रेक ले सकूं और जहाँ पर भी चाहूँ वहाँ पर जा सकूं। नंबर 3, मुझे कंट्रोल चाहिए टाइम का। दोस्तों लोगों का सपना होता है कि इतना अमीर बनूं जिससे कि मैं अपने टाइम को खुद से कंट्रोल कर सकूं, और हो सकता है कि आपका आंसर भी इन तीनों में से ही होगा या ये तीनों ही होगा। बट दोस्तों ऑथर का गोल होता है इस क्वेश्चन से कि आपकी डीप रूटेड वैल्यूज क्या है उसको बाहर निकालना। जैसे कि अगर एक व्यक्ति जिसने अपने परिवार को स्ट्रगल करते हुए देखा है, एक एक पैसे को जोड़ने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत लगती है और उन पैसों से कैसे उन्होंने इस व्यक्ति को पढ़ाया है, तो उस व्यक्ति के लिए पैसा क्यों इम्पोर्टेंट होगा। अपने माता पिता को आराम की जिंदगी देनी है, जिससे कि उनको कोई भी टेंशन ना हो और उनके बच्चों को कभी भी वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े जो उन्होंने खुद किया है। वैसे ही दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो फॉरेन कंट्रीज में पढ़ा है, उसके मम्मी पापा के मल्टीपल सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, तो दोस्तों उसके लिए पैसों का इंपॉर्टेंस बिल्कुल अलग होगा और वो शायद ये नहीं सोचेगा कि मुझे अपने माता पिता को आराम की जिंदगी देनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। उसका ये गोल हो सकता है कि अपने इंडियन बिजनेसेस को अब्रॉड में ग्रो करना है। तो ऑथर अपने सबसे बड़े क्लाइंट सारा एंड मार्क को कंसल्टिंग दे रहे थे। तो सारा जो एक हाई अचीवर है और एक कंपनी के टॉप में, तो ऑथर ने उनसे पूछा कि तुम्हारे लिए पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले सारा ने कॉमन से आंसर दिए कि फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल। पर डीप जाने पर जैसे कि तुम्हारे लिए फ्रीडम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों तुम फ्लेक्सिबल होना चाहती हो और भला क्यों अपने टाइम पर तुम्हें कंट्रोल पाना है। तो सारा का आंसर था कि मुझे जल्दी ही परिवार को आगे बढ़ाना है, यानी कि उनको माँ बनना था, जिससे कि वो अपने काम से ब्रेक ले सके और इतने पैसे जोड़ सके जिससे उनके हस्बैंड मार्क पर कोई प्रेशर ना आ सके फाइनेंस को लेकर, और वो अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे की डेवलपमेंट पर दे। और सरप्राइजिंगली ये बात सारा को पता भी नहीं थी कि व्हाई मनी इज इम्पोर्टेंट। ये उन्हें क्वेश्चनिंग से पता लगा है। तो मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि आपके लिए पैसा क्यों इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ लूंगा। एक और इम्पोर्टेंट टास्क है जो हमें करना है, कैलकुलेटिंग योर पर्सनल बैलेंस शीट। पर्सनल बैलेंस शीट के लिए आपको बस एक पेपर लेना है और बीच में एक लाइन खींचनी है। लेफ्ट साइड में आपको लिखना है एसेट और राइट साइड में आपको लिखना है लायबिलिटीज। सिंपल करने के लिए एसेट में आपको सारी चीजें लिखनी है जिससे आपकी पॉकेट में पैसे आते हैं और लायबिलिटीज में आपको सारी चीजें लिखनी है जिससे आपके पैसे आपकी पॉकेट से निकल जाते हैं। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। एसेट के अंदर आपका बैंक बैलेंस आता है, मान लेते हैं 2 लाख रुपए। आपके घर की वैल्यू आती है, अगर लोन क्लियर है तो यहाँ पर मान लेते हैं 20 लाख रुपए। और आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी 2 लाख रुपए ले लेते हैं। लायबिलिटीज के अंदर आपके ऊपर जितने भी लोन्स हैं वो आपको मेंशन करने हैं। इस एग्जांपल के अंदर आपके ऊपर बस एक बाइक लोन है जो है 1.5 लाख रुपीज का। तो टोटल एसेट हुआ 2 लाख प्लस 20 लाख प्लस 2 लाख इक्वल्स टू 24 लाख। आपकी टोटल लायबिलिटीज हुई 1.5 लाख। तो दोस्तों आपका नेटवर्थ है 24 लाख माइनस 1.5 लाख इक्वल्स 22 लाख 55,000 रुपीज। दोस्तों अपना पर्सनल बैलेंस शीट बनाने के बाद आपको फाइनेंशियल गैसेस करना है नेक्स्ट 1 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स के लिए। दोस्तों इसको आप फाइनेंशियल गोल भी कह सकते हैं, यानी कि एग्जांपल के लिए आपका 1 साल का गोल हो सकता है कि आपको 5 लाख रुपए कमाने हैं अपनी साइड इनकम से। आपका 5 साल का गोल कुछ इस तरीके का हो सकता है कि आपको अपना स्टॉक पोर्टफोलियो 5 लाख रुपए तक ग्रो करना है। म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो भी आपको 10 लाख रुपए तक ले जानी है और इमरजेंसी फंड आपको 2 लाख रुपए का करना है। आपको अपना खुद का अपार्टमेंट लेना है जिसके लिए डाउन पेमेंट आपको 30 लाख रुपए तक देना है। और उसी तरह आपका 10 साल का गोल कुछ इस तरीके का हो सकता है, स्टॉक पोर्टफोलियो 15 लाख रुपए, म्यूचुअल फंड 30 लाख रुपए, इमरजेंसी फंड 6 लाख रुपए, शादी के लिए 10 लाख रुपए और खुद का कार लेना है आपको 12 लाख रुपए का। तो दोस्तों स्टेप 1 में हमने सीखा कि सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हमारे लिए पैसा क्यों इम्पोर्टेंट है और हमने ये भी सीखा कि खुद का बैलेंस शीट कैसे बनाना है जिससे हमें पता लगे कि अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और फाइनली अपना 1 साल, 5 साल और 10 साल का आपको फाइनेंशियल गैसेस करना है जो भी आपको अचीव करना है लाइफ के अंदर। और दोस्तों अगर आपको पर्सनल बैलेंस शीट बनाने को डिटेल में समझ के अंदर 2 पिता की लाइफ स्टोरी को शेयर किया गया है जहाँ पर एक PhD होल्डर होके भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरे 8वीं पास होने के बावजूद भी हवाई के सबसे रिचेस्ट लोगों में आते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इस बुक के दूसरे सेक्शन की तरफ जो है स्पेंडिंग एंड सेविंग। अब दोस्तों टाइम है एक्शन का। दोस्तों लोग अक्सर जब भी कोई फाइनेंशियल गोल बनाते हैं तो उनका पहला फोकस इन्वेस्टिंग होता है, लेकिन ऑथर का ये मानना है कि हमें सबसे पहले जो हमारे हाथ में यानी कि जो हमारे कंट्रोल में है उसको ठीक करना है। स्पेंडिंग एंड सेविंग सेक्शन से हमने 4 मॉडल्स को फिल्टर आउट किया है जिससे कि हम अपने खर्चों को कम कर सके बिना ज्यादा मेहनत किए। मॉडल नंबर 1 है वी ऑल लाइक अ गुड स्टोरी। दोस्तों उधर कहते हैं कि हम सभी को एक अच्छी कहानी पसंद आती है, यानी कि अगर आपने एक लेटेस्ट आईपैड खरीदा है तब आप इसके अंदर एक कहानी बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों से कहते हैं कि आईपैड के अंदर मैंने खर्च नहीं किया है बल्कि मैंने इन्वेस्ट किया है, बल्कि इसको मैं अपनी नोट टेकिंग के लिए यूज करूंगा और पढ़ाई के लिए भी यूज करूंगा। पर दोस्तों सच्चाई तो आपको भी पता है कि आप आईपैड के अंदर मोस्टली गेम्स या मूवीज ही देखोगे और बहुत ही कम उसको नोट टेकिंग के लिए यूज करोगे। दोस्तों कुछ लोग अपने बजट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं जब भी वो कोई कार लेने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो कार भी एक स्टोरी ही है जहाँ पर जो बायर्स है उनको ये लगता है कि लोग मुझको ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे अगर मैंने एक महंगी कार को ले लिया तो। पर दोस्तों आजकल की सच्चाई ये है कि लोग आजकल इतने बिजी हो गए अपनी लाइफ के अंदर कि किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आपकी इस स्टोरी से। तो दोस्तों जब भी आप नेक्स्ट टाइम 10,000 रुपए से ज्यादा की कोई चीज खरीदते हैं तो आप ये समझिए कि आप अपने आप को क्या स्टोरी बता रहे हैं और क्या वो स्टोरी सच में प्रैक्टिकल है या फिर एक एक्सक्यूज है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। दोस्तों इसका दूसरा मॉडल है ट्रैकिंग फॉर अवेयरनेस। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि आपको हर एक एक्सपेंस और इनकम को ट्रैक करना चाहिए जिससे कि आपको ये पता रहे कि आपके पैसे कहाँ पर जा रहे हैं। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि सैलरी क्रेडिट होते ही 4 से 5 दिन के अंदर ही सारे पैसे गायब हो जाते हैं और फिर हम अपने आप से सवाल करते हैं कि आखिर ये सारे पैसे गए कहाँ। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले एक्सपेंसेस को एक्सेल शीट पर लिख लीजिए, जैसे रेंट, फोन एंड वाईफाई बिल, इन्वेस्टमेंट जो कि SIP हो सकता है, फूड, एंटरटेनमेंट, सब्सक्रिप्शंस। उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखिए जो वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हर महीने अलग अलग होते हैं, जैसे ईटिंग आउट, ट्रैवलिंग पे, किसी को गिफ्ट देना हो या फिर आप खुद के लिए कोई शॉपिंग कर रहे हो। और अब दोस्तों आपको हर महीने इसके अंदर अपने एक्सपेंसेस को ऐड करना है और अपनी इनकम का भी आपको एक लिस्ट बनाना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक सैलरी है जो आपको फुल टाइम जॉब से मिल रही है और इसके अंदर एक साइड हसल भी इंक्लूड कर देते हैं। तो एक्सेल शीट को आपको मेंटेन करना है, दिन में अपना 2-3 मिनट दीजिए इसको और इसको रेगुलर ट्रैक कीजिए। और अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप किसी भी मनी ट्रैकिंग ऐप को यूज कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये देना है कि आपको ट्रैकिंग इसीलिए करनी है कि आपको अपने एक एक रुपए का पता हो कि वो कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहे हैं और उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। और दोस्तों 99% लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आप बजटिंग और ट्रैकिंग करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बाकी लोगों से बेहतर हो जाते हैं। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में तीसरा मॉडल जो है वो एक तरीके का चैलेंज है जो हमको अपने आप से करना है, वो है स्पेंडिंग क्लेंस। दोस्तों ये मेथड बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों ऐसा कीजिए कि आपको हफ्ते में एक दिन कोई भी खर्च नहीं करना है, ट्रैवलिंग को छोड़कर। जैसे कि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो उसके किराए के अलावा आपको कोई भी खर्च नहीं करना है। दरअसल दोस्तों ये मैंने कुछ ही दिन पहले ट्राई किया था और मुझे ये रियलाइज हुआ कि कई बार सिर्फ
सिर्फ कुछ करने को नहीं है, इसीलिए हम काफी ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि मैं अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रहा था एक शॉपिंग मॉल के अंदर और मेरा दोस्त 30 मिनट लेट था। तो दोस्तों नॉर्मली मैं इन 30 मिनट के अंदर कॉफी पीता हूँ, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज करता हूँ। लेकिन दोस्तों उस दिन क्या हुआ कि मैंने अपने आप को रोका कॉफी पीने से और सोशल मीडिया यूज करने की जगह मैं अपने सारे नोट्स चेक कर रहा था जो मैंने इस वीडियो के लिए अपने फोन के अंदर नोट करके रखे थे। मॉडल नंबर 4 है सेव एज यू मच यू कैन एंड यूज 72 आवर्स टेस्ट। दोस्तों आपको जितना हो सके उतना अपने पैसों को सेव करना है बिना अपनी लाइफ को डिफिकल्ट किए, और आपको कोई भी एक्सपेंसिव चीज खरीदने से पहले 72 आवर्स के लिए आपको वेट करना है। और दोस्तों अगर 3 दिन के बाद भी वो चीज आपको उतनी ही ज्यादा एक्साइट कर रही है तब उसको आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों ये सेम रूल आता है टैटू के अंदर भी। अगर आपको कोई टैटू करवाना है और आपको बहुत ज्यादा मन है उसको अपने ऊपर करवाने का, तो आप बस 6 महीने रुक जाइए। 99% लोगों को 6 महीने बाद कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है उस स्पेसिफिक टैटू में। तो दोस्तों इस सेक्शन में हमने सीखा कि हम सभी को अपने एक्सपेंसिव खर्चों से एक स्टोरी बनाने में मजा आता है, क्योंकि दोस्तों इससे आप खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये खर्चे क्यों इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आते हैं इस बुक के तीसरे सेक्शन पर जो कि है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये नंबर 1 है बाय जस्ट इनफ इंश्योरेंस टुडे। दोस्तों उधर कहते हैं कि नो मैटर आपकी एज, इनकम, जेंडर कुछ भी हो, सबसे पहले अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस खरीद लीजिए। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है जब अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार को पैसे मिलते हैं। देखिए ये बात मैं समझ सकता हूँ कि आपके खोने का लॉस कभी भी आपकी फैमिली रिकवर नहीं कर सकती, लेकिन दोस्तों जो फैमिली को इकोनॉमिक लॉस होगा उससे आप अपनी फैमिली को बचा सकते हो टर्म इंश्योरेंस को लेकर। दोस्तों इसको आप एक नेसेसिटी की तरह देखिए। ऑनलाइन आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप टर्म इंश्योरेंस को कंपेयर करके खरीद सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी नंबर 1 है कि सभी को आज ही टर्म इंश्योरेंस खरीदना है। अब आता है स्ट्रेटेजी नंबर 2 पर जो है इन्वेस्ट लाइक अ साइंटिस्ट। दोस्तों अगर आप एक साइंटिस्ट के पास जाते हैं कोई प्रॉब्लम लेकर, तो वो साइंटिस्ट आपको तुरंत ही आंसर नहीं देता है। वो अपना पूरा टाइम लेता है, रिसर्च करता है, टेस्ट करता है और फिर उसके एनालिसिस करता है और फिर अपनी एनालिसिस को वो किसी एक एक्सपर्ट से अप्रूव करवाता है, तब जाकर वो एक सोल्यूशन देता है हमें। उसी तरह उधर कहते हैं कि हमें भी साइंटिस्ट की तरह ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी पहले कंपनीज के बारे में रिसर्च करिए, उनका एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज की डीप कंपैरिजन करिए उनके कंपटीशन से, और उस सेक्टर के अंदर अपना पूरा फोकस करिए जो आने वाले समय में ग्रो करने वाला है। ऑथर बात करता है डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी। दोस्तों हर एक व्यक्ति को मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि सिंगल एसेट्स के अंदर, जैसे कि सिर्फ स्टॉक या फिर सिर्फ एफडी। वो एग्जांपल शेयर करते हैं 4 पोर्टफोलियो का जिनका अप्रोक्सीमेटली क्या रिटर्न हो सकता है और क्या रिस्क हो सकता है। पोर्टफोलियो नंबर 1 है इन्वेस्टिंग ओनली इन इंडेक्स फंड। दोस्तों ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर सेंसेक्स है और निफ्टी 50 है, तो दोस्तों जब आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न आपको 12% मिल सकता है, और दोस्तों इन जनरल इसका रिस्क रहता है 16% का। पोर्टफोलियो नंबर 2 है इन्वेस्टिंग ओनली इन इंटरनेशनल फंड। यहाँ पर आप इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर आपको रिटर्न मिल सकता है 9% का और रिस्क है 20% का। पोर्टफोलियो नंबर 3 है 60% आप इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स फंड के अंदर और 40% आप इन्वेस्ट करते हैं इंटरनेशनल फंड के अंदर। इसके अंदर आपको रिटर्न रहता है 12% का और रिस्क रहता है 16% का। पर दोस्तों पोर्टफोलियो 4 के अंदर आप एक और एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो है बॉन्ड्स। दोस्तों इस पोर्टफोलियो के अंदर आप 60% इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों इंडेक्स फंड और इंटरनेशनल फंड के अंदर, और बाकी की 40% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बॉन्ड्स के अंदर। दोस्तों इसका रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है अराउंड 10% का, लेकिन दोस्तों इसका रिस्क भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, वो है 11% का। तो दोस्तों रिस्क 30% कम हो जाता है जब आप डिफरेंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और स्पेशली अगर वो सेफ एसेट क्लास है तो दोस्तों दूसरी स्ट्रेटेजी के अंदर हमने सीखा कि हमको साइंटिस्ट की तरह इन्वेस्ट करना चाहिए और हर एक इन्वेस्टमेंट पर आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है वो भी आपको रिसर्च करना है। और हमने 4 सैंपल पोर्टफोलियो से सीखा कि डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत अच्छा मेथड हो सकता है अपने रिटर्न्स को स्टेबल रखने का और रिस्क को कम करने का। और तीसरी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी जो मैंने इस बुक से सीखी है वो है एडवांस स्ट्रेटेजी, जो मैंने इस बुक से भी लिया हुआ है और थोड़ा बहुत मैंने भी रिसर्च किया है। नंबर 1 है चूज ऑटो स्वीप फैसिलिटी। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के पास सेविंग अकाउंट होगा, तो आपको उसके अंदर ऑटो स्वीप ऑप्शन को बस इनेबल करना है, जिससे कि आपको आपके सेविंग अकाउंट पर एफडी के रिटर्न्स मिलेंगे। ऐसा करने से आपको साल का 2-3% एक्स्ट्रा मिलेगा। चूज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इंस्टेड ऑफ रियल गोल्ड। दोस्तों अगर आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप सॉवरेन गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करिए। इससे आपको एडिशनल मेकिंग चार्जेस या फिर घर पर रखने के स्ट्रेस से छुटकारा मिलता है और आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं। इसके अंदर टैक्स बेनिफिट भी है और ये सारा कुछ डिजिटल है, तो ये आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाता है। तीसरा है इन्वेस्टिंग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टिंग इंडेक्स फंड। दोस्तों अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो फिर डायरेक्टली कीजिए, किसी ब्रोकर या फिर एजेंट के थ्रू मत करिए। इससे दोस्तों आप 1 से 2% एक्स्ट्रा पे करते हैं और लॉन्ग रन के अंदर ये कंपाउंड होकर आप ये देखेंगे कि आपने बहुत ज्यादा पैसे सिर्फ ब्रोकर को दे दिए जो आप थोड़ा सा टाइम देकर बचा सकते थे। दोस्तों किस म्यूचुअल फंड कंपनी को चूज करना है वो आप रिसर्च करके ढूंढ सकते हैं और उसके बाद डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर जाकर SIP या फिर लमसम मोड से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों चौथा है इन्वेस्ट इन नेशनल पेंशन
स्कीम। दोस्तों हमें इसके अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे जब भी हम रिटायरमेंट ले तो आपकी रेगुलर इनकम आती रहे। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही बेटर है, और इसके अंदर भी आपको हायर देन एफडी रिटर्न्स मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो दोस्तों इस बुक के पार्ट 3 में हमने सीखा कि हमें सबसे पहले इंश्योरेंस खरीदना है, स्पेशली टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो फाइनेंशियली और हमारे परिवार को भी ना हो। नंबर 2, आपको एक साइंटिस्ट की तरह इन्वेस्ट करना है। सब कुछ जानने और समझने के बाद ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है और डाइवर्सिफाई करना है अपनी इन्वेस्टमेंट को। नंबर 3, हमने कुछ एडिशनल स्ट्रेटेजी सीखी जिससे आपको लॉन्ग रन के अंदर फायदा मिलेगा, जैसे कि ऑटो स्वीप मेथड, सोवरिजन गोल्ड में इन्वेस्ट करना, या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना, या फिर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर भी इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की वीडियो।